दोस्तों, आज जिस हिसाब से दुनिया डेवलप हो रही है, लगातार एनर्जी कंजम्पशन भी बढ़ता जा रहा है और नेचुरल रिसोर्सेस कम होते जा रहे हैं। ऐसे में जहां हम इंसानों को लगातार नए नए गैजेट्स और व्हीकल्स की लत लग चुकी है, तो ऐसे में एनर्जी के लिए नए रिसोर्सेज ढूंढने की बहुत जरूरत है ताकि हमारी जरूरतें पूरी हो सके। इसलिए विज्ञान लगातार नए नए तरीके ढूंढ रहा है जिससे एनर्जी मिल सके। इसी खोज में एक माइलस्टोन हासिल हुआ है। जी हाँ, और वो है फ्यूजन एनर्जी। दोस्तों, बता दें कि अब तक कई एनर्जी रिसोर्सेज ढूंढे गए हैं, लेकिन सब में बहुत ज्यादा कार्बन एमिशन होता है। लेकिन फ्यूजन एनर्जी ऐसा सोर्स है जिसमें कार्बन एमिशन बिल्कुल नहीं होता, यानी कि एक ऐसा सोर्स है जो ह्यूमैनिटी के लिए एक नई उम्मीद का किरण बनकर आया है। जी हाँ, तो आइए जानते हैं कि आखिर ये फ्यूजन एनर्जी है क्या। दोस्तों, हाल ही में लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी यानी कि LLNL की तरफ से एरिया ऑफ फ्यूजन एनर्जी में एक बड़े ब्रेक थ्रू की अनाउंसमेंट हुई है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में मौजूद इस लैब में कार्बन फ्री और रिन्यूएबल सोर्सेज वाले बड़े पैमाने की एनर्जी हासिल करने का काम चल रहा है और ग्लोबल एस्पिरेशन के सिर्फ एक पहलू पर काम किया जा रहा है। जी हाँ, उसका फोकस सिर्फ फ्यूजन एनर्जी के लिए ट्रिगर डेवलप करने पर है। ट्रिगर यानी कि कोई ऐसा तरीका जिससे हाइड्रोजन आइसोटॉप्स की थोड़ी सी क्वांटिटी से बहुत ज्यादा एनर्जी बर्स्ट हो सके। बता दें कि ऐसी कोशिशें दुनिया भर में पिछले 3 दशकों से जारी हैं, लेकिन इन एक्सपेरिमेंट्स में निकलने वाली एनर्जी इस काम में लगाई गई एनर्जी से कम ही रहती आई है। LLNL ने पिछले साल 1.9 मेगाजॉल एनर्जी लगाकर 1.35 मेगाजॉल एनर्जी हासिल करने की बात कही थी। अब इसमें जो एनर्जी लगाई गई है दोस्तों, उसका लगभग 70% भी अगर वापस मिलता है तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट की तरह दिखाई देता है। लेकिन इस बार 2.1 मेगाजॉल एनर्जी लगाकर 2.5 मेगाजॉल एनर्जी हासिल करने की बात कही गई है, जो यकीनन बहुत बड़ा कमाल है। अब इससे एक बात तो साबित हो गई है दोस्तों कि फ्यूजन के जरिए पावर हाउस में एनर्जी का नेट प्रोडक्शन मुमकिन है। खैर, अगर हम इसका प्रोसेस समझें तो LLNL की टेक्निक ज्यादा मुश्किल नहीं है। इसके लिए 3 फुटबॉल मैदानों जितने लंबे चौड़े इलाके में 192 लेजर गन लगाई जाती हैं, जिसके बाद उनके बीच में हॉलोरन नाम का एक सोने का सिलेंडर रखा जाता है। यहाँ आपको बता दें कि इस काम में सोने का इस्तेमाल उसकी कीमत और चमक दमक देखकर नहीं, बल्कि उसके यूनिक फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। दरअसल सोना लेजर की एनर्जी को कम से कम अब्सॉर्ब करता है और उसका फोकस बनाए रखने में भी इससे मदद मिलती है। अब हॉलोरन सिलेंडर में हाइड्रोजन के दोनों भारी आइसोटॉप्स ड्यूटेरियम और ट्रिटियम की थोड़ी सी क्वांटिटी एक कैप्सूल में बंद रखी जाती है, जिसके बाद लेजर के जरिए इस फ्यूल को कई करोड़ डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है और इतने हाई टेम्परेचर पर फ्यूल के न्यूक्लियस आपस में जुड़ने लगते हैं और फ्यूजन एनर्जी पैदा होती है। अब यहाँ पर एक सवाल तो जरूर पैदा होता है कि जब धरती पर कोई ऐसी चीज नहीं जो 5000 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर पर भाप ना बन जाए, तो फिर हॉलोरन सिलेंडर या कोई भी सिलेंडर करोड़ों डिग्री का टेम्परेचर कैसे बर्दाश्त कर पाता है? सवाल तो वाजिब है। तो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि फिलहाल जो एक्सपेरिमेंट हुआ है वो बहुत छोटी जगह पर कम वक्त के लिए होने वाला फ्यूजन एक्सपेरिमेंट है। जी हाँ, बता दें कि हाल ही के एक्सपेरिमेंट में बाल की मोटाई से भी काफी छोटी जगह में सिर्फ 1 सेकंड का 1000वां हिस्से जितना समय के लिए करोड़ों डिग्री सेल्सियस में सोने के सिलेंडर को रखा गया था। अब इतने से वक्त में भला कितना ही नुकसान पहुंच जाएगा? वैसे भी अभी के फेमस एक्सपेरिमेंट में आपको बता दें कि जितनी एनर्जी मिली है उससे सिर्फ 1 केतली पानी उबाला जा सकता है। ऐसे में एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर इसका पैमाना बड़ा होगा तो हॉलोरन सिलेंडर वाकई किसी काम नहीं आएगा। अब ऐसे में ये सवाल भी उठता है कि क्या पूरी दुनिया अब फ्यूजन एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो जाएगी? तो इसका जवाब फिलहाल ये है कि आज भी फ्यूजन एनर्जी का फ्यूचर विजन क्लियर नहीं है। जी हाँ, यानी अभी जो हासिल है वो बस शुरुआत है। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि 1980 के दशक का फर्स्ट हाफ गुजर जाने तक भी ह्यूमन यूटिलिटी वाली फ्यूजन एनर्जी की कल्पना भी नहीं की जाती थी और आज इस पर एक्सपेरिमेंट भी हो गया है। हालांकि उस दौर में न्यूक्लियर कैपेबिलिटी वाले 5 देश अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन ने फ्यूजन के ही कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हाइड्रोजन बॉम्ब का एक्सप्लोजन किया था, लेकिन इसके क्रिएटिव इस्तेमाल पर कोई सीरियस डिस्कशन नहीं हुआ था और ज्यादातर टेक्निक्स का तबाही के लिए इस्तेमाल हो पाता है। दोस्तों, बारूद, डायनामाइट या TNT का क्रिएटिव यूज पहाड़ तोड़ने जैसे कामों में भले हो जाए, लेकिन इनसे बिजली बनाने की किसी ने सोची तक नहीं होगी। आइए जान लेते हैं कि न्यूक्लियर फ्यूजन आखिर होता क्या है। बता दें कि 2 या 2 से ज्यादा एटम जब एक बड़े एटम में जुड़ते हैं तभी न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। अब इस प्रोसेस में काफी मात्रा में एनर्जी जनरेट होती है। ये एक मैन मेड प्रोसेस है जिससे इंसान सूर्य की समान एनर्जी जनरेट करवाने में कामयाब होंगे। आज न्यूक्लियर फ्यूजन पर कई साइंटिस्ट स्टडी भी कर रहे हैं। फ्यूजन प्रोजेक्ट्स मेनली ड्यूटेरियम और ट्रिटियम एलिमेंट्स का इस्तेमाल करती है। ये दोनों हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स हैं। लेकिन 1980 के दशक के दूसरे हिस्से में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच जब कोल्ड वॉर खत्म करने की बैठक शुरू हुई तो रशियन लीडर मिखाइल गॉर्बाचेव ने इस एक्टिविटी को पॉजिटिव मोड़ देने के लिए कई सुझाव दिए और इन सुझावों में मेन था
कि एक साथ मिलकर फ्यूजन एनर्जी की पॉसिबिलिटी पर काम करने का। इसकी टेक्निकल कॉम्प्लिकेशंस पर बात करें दोस्तों तो शुरुआती अंदाजे के बेसिस पर ऐसे 19 एरियाज खोजे गए हैं जिनमें टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू हासिल करके सन 2035 तक एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर फ्यूजन के जरिए बिजली बनाने का टारगेट हासिल किया जा सकता है और LLNL का काम इन 19 एरियाज में से एक पर फोकस्ड है। बता दें कि फ्यूजन में पैदा होने वाली बिजली के ट्रांसमिशन का मामला बाकी इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन जैसा नहीं होगा। एक अंदाजे के मुताबिक इसका पोटेंशियल बहुत ज्यादा है और इसकी मूवमेंट के लिए ग्रिड में भी कुछ बड़े बदलाव करने पड़ सकते हैं। साइंटिस्ट को इन कॉम्प्लिकेशंस और इन्हें सुलझाने में आने वाले खर्चे का कुछ अंदाजा है। सन 2006 से साउदर्न फ्रांस में जारी प्रोजेक्ट इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर यानी कि ITER इसलिए बनाई गई थी कि सारे देश इसके अलग अलग पहलुओं पर अपने लेवल पर भी एक्सपेरिमेंट्स करते रहे, लेकिन इसके साथ साथ ITER में उनकी शेयर्ड कोशिशें भी होती रही। आपको बता दें कि भारत शुरू से ही ITER का हिस्सा रहा है और रेगुलरली इसके बजट का 9th पार्ट मटेरियल या लिक्विड के तौर पर अदा करता है और इसके बदले में भारत के रिसर्चर इसमें काम करते हुए फ्यूजन के अलग अलग एस्पेक्ट से वाकिफ होते हैं। वैसे दोस्तों आज अगर हम आने वाले फ्यूचर को लेकर देखें तो साल 2025 से 2035 के बीच का समय कई मामलों में दुनिया के लिए डिसाइसिव होने जा रहा है। इस टाइम पीरियड में ग्लोबल वार्मिंग के मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंच जाने के लक्षण साफ दिखाई दे सकते हैं। हालांकि ग्लोबल वार्मिंग आज भी साफ दिखाई देती है। वहीं दूसरा खतरा पेट्रोलियम और गैस के रिसोर्सेज ही सूख जाने का भी है। इसके लिए तो अरब कंट्रीज ने इनिशिएटिव्स लेने भी शुरू कर दिए हैं। इसलिए जरूरी है कि साल 2035 तक दुनिया के नेट कार्बन एमिशन को कम करने के लिए बड़े लेवल पर कम किया जाए। जी हाँ, और दुनिया के सभी देश साथ मिलकर इस कार्बन फ्री वर्ल्ड के गोल को पूरा कर पाए। इसके लिए आज दुनिया भर की गवर्नमेंट्स अपनी पॉलिसीज बना रही है और इसके लिए कार्बन वाले एनर्जी सोर्सेज में कमी लाने और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को बढ़ाने का काम लगातार करना होगा। अब इसमें बड़ी मुश्किल ये है कि सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा दोनों की सप्लाई इरेगुलर है। ऐसे में टोटल सप्लाई में इनका हिस्सा बढ़ने पर ग्रिड ही ठप हो जाने का खतरा सामने आता है। बता दें कि ग्रिड स्टेबिलिटी इंश्योर करने वाली सेफ और क्लीन एनर्जी फ्यूजन एनर्जी ही हो सकती है। इस नजरिए से हो सकता है कि अमेरिका फ्यूजन एनर्जी का सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट भी कर ले। दोस्तों न्यूक्लियर फ्यूजन में होता ये है कि हैवी एलिमेंट्स बनाने के लिए हाइड्रोजन जैसे हल्के एलिमेंट्स को एक साथ तोड़ा जाता है। इस प्रोसेस में एनर्जी का एक बड़ा विस्फोट होता है। हालांकि 1950 के दशक में न्यूक्लियर फ्यूजन पर रिसर्च शुरू होने के बाद से रिसर्चर्स एक पॉजिटिव एनर्जी प्रॉफिट डिस्प्ले करने में अनसक्सेसफुल रहे हैं। वहीं अब लगता है कि रिसर्चर्स ने इस एरिया में कुछ बड़ा ढूंढ निकाला है। दरअसल एटम फ्यूजन को बनाए जाने की कोशिश काफी लंबे अरसे से की जा रही है। अमेरिका के अलावा भी कई देश इसे बनाने में सफलता पाने के लिए लगातार एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ये एनर्जी के एक इनफाइनाइट स्टोरेज की खोज की है। अगर सब कुछ सही रहा तो आने वाले कुछ दशकों बाद गैस, पेट्रोल और डीजल से अमेरिका की डिपेंडेंसी कम हो सकती है और ऐसा होना सऊदी अरब, रूस, कतर, ओमान, नाइजीरिया जैसे फ्यूल प्रोड्यूसर देशों के लिए अच्छी खबर नहीं है। न्यूक्लियर फ्यूजन फॉसिल फ्यूल पर लोगों की डिपेंडेंसी को खत्म कर सकता है। आसान भाषा में समझे तो ये जिस तरह से सूरज में एनर्जी बनती है ये बिल्कुल उस एनर्जी की कॉपी है। आज अमेरिका ने कंस्ट्रक्शन ऑफ द रिएक्टर में सक्सेस तो पा ली है, लेकिन दुनिया में अमेरिका के अलावा भी कुछ देश हैं जो फ्यूजन बेस्ड न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने की टेक्निक पर काम कर रहे हैं। इसमें 35 देशों के साथ मिलकर चल रहे इंटरनेशनल प्रोजेक्ट ITER का नाम प्रोमिनेंटली लिया जा सकता है, जो फ्रांस में चल रहा है। बता दें कि ये देश तरीके में डोनट के शेप वाले चैम्बर में स्टीम्ड हाइड्रोजन प्लाज्मा पर मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट फ्यूजन टेक्नोलॉजी के एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। बता दें कि ये एक ऐसी फ्यूजन टेक्नोलॉजी है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड्स का इस्तेमाल करके एनर्जी जनरेट की जाती है। लेकिन न्यूक्लियर फ्यूजन की खोज से दुनिया पर क्या असर पड़ेगा ये भी जानना जरूरी है दोस्तों। तो बता दें कि न्यूक्लियर रिएक्टरों से जो एनर्जी जनरेट की जाती है उसका इस्तेमाल दुनिया में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के साथ साथ अलग अलग एनर्जी रिक्वायरमेंट्स के लिए होता है। जी हाँ, परेशानी ये होती है कि उसमें न्यूक्लियर वेस्ट भी जनरेट होता है, जिसे खत्म करना काफी मुश्किल होता है। वहीं दूसरी तरफ न्यूक्लियर फ्यूजन के जरिए मेनली ड्यूटेरियम और ट्रीटियम एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है और ये दोनों हाइड्रोजन के समान है। आसान भाषा में कहें तो न्यूक्लियर फ्यूजन से किसी तरह का वेस्ट जनरेट नहीं होता है। ऐसे में भविष्य में कार्बन एमिशन फ्री एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी के लिए ये एक बेहतर ऑप्शन साबित हो सकता है। तो खैर दोस्तों, आपको ये कैसी लगी हमारी आज की वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज की वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।